हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विकास, गुड मॉर्निंग। और सभी लोग आ जाएं। आज से ये जो क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर थंबनेल में ही आ रहा होगा। यूपीएससी और पीसीएस, पीसीएस में भी विशेष करके यूपी पीसीएस जो सेकंड पेपर है, यूपी पीसीएस और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र, उसके लिए आज से मैं फ्रेश न्यू बैच, बिल्कुल फ्रेश, कहीं किसी टॉपिक से नहीं, फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। बिल्कुल फ्रेश बैच है, कहीं से इसमें लिंक नहीं है किसी कोई जोड़ने का। ये बैच आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थंबनेल में बताया गया आईएसपीसीएस मुख्य परीक्षा सेकंड पेपर के लिए, जो कि पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर। ये पेपर 2 में 4 टॉपिक है, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एवं आईआर। इन 4 टॉपिक को पेपर 2 में रखा गया है और इसके लिए आज से हम लोग न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं, फीस मैंने सबसे कम, क्वालिटी सबसे अधिक, फीस सबसे कम, मिनिमम फीस मैक्सिमम क्वालिटी पर विश्वास करते हुए आज से मैं क्लास ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं। और 4-5 दिन मैंने आप लोगों के लिए डेमो क्लास रखा है, लेकिन ये डेमो क्लास टोटली एप्लीकेशन में ही होगा। अगर आप लोगों कोई मित्र करना चाहते हैं तो डेमो क्लास करके देख सकते हैं, इसके बाद वो लोग कोर्स परचेज करें। क्वालिटी अगर नहीं होगा अंतर तो आप लोग क्लास ना करें। क्वालिटी वाइज कंप्रोमाइज नहीं करना है, विशेष करके पेपर 2 में। तो अब हम लोग आगे अपना क्लास शुरू करने जाइए। तो मुझे बताना था आप लोगों को, ठीक है ना, ये मुझे आप लोगों को बताना था कि ये पोजीशन है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पेपर 2। पेपर 2 का जो सिलेबस है, पेपर 2 पेपर सेकंड में 4 टॉपिक जोड़ा गया है। 4 टॉपिक, और शायद आप सभी लोग परिचित हैं सिलेबस से। तो 4 टॉपिक कौन कौन है? पहला तो पॉलिटी है, दूसरा गवर्नेंस, तीसरा टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में सोशल जस्टिस, और चौथा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर है। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पेपर 2 में जो मार्क्स मैं देख रहा हूं, यूपीएससी में, पीसीएस में भी, तो मैंने बहुत अच्छे छात्रों का मार्क्स देखा है तो 100 से नीचे है। और 250 का पूर्णांक में अगर आपका मार्क्स 100 से नीचे है, बिलो 100 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ने और पढ़ाने वाले में प्रॉब्लम जरूर है। 100 से एबव 2-4 छात्रों का मार्क्स आया जो कि टॉपर होंगे, लेकिन एक कॉमन स्टूडेंट का मार्क्स देखा जाए वो मार्क्स 100 से बिलो है, नीचे। एक मेरे ही यहां छात्र है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा नंबर पाया है, 276 नंबर पाया है, लेकिन जीएस पेपर 2 में 62 नंबर पाया हुआ है। इसका मतलब पेपर 2 में 62 नंबर, क्योंकि आप सब मेरे यहां क्लास किया था, पेपर 2 समय मैंने नहीं शुरू किया था। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम तो है पेपर 2 में। तो पेपर 2 में प्रॉब्लम क्यों है, इसका सही रणनीति क्या होना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। कम से कम 125-130 का मार्क्स की बात करो यूपीएससी में, तो बात समझ में आती है कि मुझे ठीक ठाक एक सम्मानजनक मार्क्स मिला, 50% हमने मार्क्स हासिल कर लिया।
140-50 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और प्राप्त किया जा सकता है। 150 अंक भी यूपीएससी की परीक्षा में पेपर 2 में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इस सब्जेक्ट को, पेपर 2 को लोग बात बहुत इजीली समझ लिया है। जिसके पास कोई काम नहीं, पेपर 2 पढ़ाना शुरू कर देगा। विशेष करके पोलिटी पढ़ाना तो सभी लोग शुरू कर देता है। सभी लोगों को लगता है कि हम पोलिटी पढ़ा लेंगे, पोलिटी पढ़ाना शुरू कर देता है, कंफर्म हुआ। लेकिन पोलिटी पढ़ाना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग समझ लेते हैं। पोलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर। पहली बात, पोलिटी और गवर्नेंस दो ऐसे टॉपिक हैं जिसके लिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी। जब तक आपके पास सब्जेक्ट की अवधारणात्मक समझ नहीं होगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तब तक आप यूपीएससी के प्रश्न को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं कि एक्चुअल यूपीएससी ने प्रश्न में क्या पूछा है। जब आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा तो आप सटीक जवाब कैसे देंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लियरिटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत आवश्यक है। बिना कंसेप्चुअल क्लियरिटी के, बिना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए हम प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे। पहला चीज तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट काफी कंसेप्चुअल है। ऐसा नहीं कि आईआर कंसेप्चुअल नहीं है, ऐसा नहीं कि सोशल जस्टिस कंसेप्चुअल नहीं है, गवर्नेंस भी कंसेप्चुअल है, पॉलिटी भी मतलब पेपर 2 ही कंसेप्चुअल है। और इसको हम लोग फैक्ट से जोड़ करके पढ़ाते हैं। फैक्ट से जोड़ करके पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना ये आपके आंसर को कमजोर कर देता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि फैक्चुअल नहीं लिखना है, लेकिन केवल फैक्चुअल ही लिखना कहीं ना कहीं आपके आंसर को कमजोर करता है, अच्छा आंसर नहीं माना जाता। इसलिए आप लोगों को विषय की अवधारणात्मक समझ का होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, इस सब्जेक्ट में नंबर प्राप्त करने का दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है, अभी मैंने पेपर लाया है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण पेपर मेरे पास आता, मैं अभी देख रहा था। दैनिक जागरण पेपर का पहला जो हेडलाइन है, इस पूरे पेपर को मैंने पढ़ा, आप भी पढ़िए, तो मैक्सिमम चीजें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर का करंट है। इसका मतलब ये ऐसा पेपर है, पेपर 2, जिसके लिए आपको करंट इश्यूज की जानकारी, समसामयिक घटनाओं की जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। बिना समसामयिक घटनाओं को जोड़े हुए अगर इसका आंसर लिखते हैं, वो आंसर आपका रिच नहीं माना जाएगा। जैसे मैं अभी देख रहा था कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, जो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर विचार करने के लिए कमेटी गठित हुई। वो कमेटी कल राष्ट्रपति को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। उस जांच रिपोर्ट में क्या क्या बातें किया गया, ये आप लोगों के लिए आज का करंट का इशू है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब जब इलेक्शन आप लोग पढ़िए तो आजकल बड़ा चर्चा का विषय है 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैंने भी आपको यूट्यूब में क्लास लिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का। मेरा क्लास आप लोग देखिएगा और आज का न्यूज मिलाइएगा। जो मैंने आपको 3 महीना 4 महीना पहले पढ़ाया हूं, वो आज की कमेटी की रिपोर्ट में है कि अगर कोई सरकार गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत हासिल ना करे, किन्हीं कारणों से हंग असेंबली बन गई, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो लोकसभा को भंग करेंगे या विधानसभा को भंग करेंगे, जो चुनाव कराएंगे उस चुनाव का कार्यकाल शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था। तो अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में करेक्शन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 325 में संशोधन करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2 चरणों में चुनाव कराना है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना है, और सेकंड फेज में 100 दिन के अंदर पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव एक साथ करा लेना है। यह रिपोर्ट में आया है।
ये आपके लिए समसामयिक घटना है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर काफी चर्चा का विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड काफी चर्चा का विषय है। आज भी न्यूज़पेपर की खबर है इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके अलावा कल 2 इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी ने रिकमेंड कर दिया। जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति है, जिसमें विपक्ष का नेता और प्राइम मिनिस्टर के नामित कोई मंत्री होगा, तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसके मेंबर थे, अधीर रंजन चौधरी इसके मेंबर थे, प्राइम मिनिस्टर साहब इसके अध्यक्ष थे। ये कमेटी कल रिकमेंड कर दिया 2 इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के संदर्भ में, जो कि संसद ने 23 दिसंबर 2023 को यह कानून बनाया है। उस कानून के तहत ये आपके लिए समसामयिक घटना हो गया। इसका मतलब है कि समसामयिक घटनाओं से जोड़ करके ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। कल सोशल जस्टिस से संबंधित कल घटनाएं घटी हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत किया गया ना होगा आप लोगों ने, कन्फर्म हुआ। इसका मतलब है सोशल जस्टिस में बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चल रहा है। उस स्कीम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यह भी करंट का मुद्दा है। इंटरनेशनल रिलेशन टोटली करंट का मुद्दा है। गवर्नेंस में भी कुछ करंट की बात आती है। जैसे आज 15 मार्च है, तो 15 मार्च 1986 को हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंज्यूमर को कुछ अधिकार मिले हैं। इसके तहत हमारे देश में सिटीजन चार्टर भी आया। इसका मतलब है गवर्नेंस में भी करंट का इशू है। तो जब तक इस पेपर में आप लोग समसामयिक घटनाओं से जोड़ करके आंसर नहीं लिखेंगे, तब तक आप लोगों को बढ़िया मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पहला चीजें मैंने कहा कि इस सब्जेक्ट के लिए पहली मानक है कि आप लोगों को अवधारणात्मक समझ होना चाहिए। पहला चीज तो अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए। इस विषय में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अवधारणात्मक समझ का होना आवश्यक है। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा चीजें, इस पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अपने आंसर को समसामयिक घटनाओं से जोड़कर लिखना है। उत्तर को, जो भी आप लोग आंसर लिखने जा रहे हैं, उत्तर को समसामयिक घटनाओं से जोड़कर लिखना है। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा चीज, ये यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा नॉलेज की परीक्षा नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है। ये परीक्षा नॉलेज की परीक्षा नहीं है कि आपको कितनी जानकारी है पॉलिटी के बारे में, बल्कि जो यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, ये परीक्षा नॉलेज से ज्यादा महत्वपूर्ण नॉलेज के प्रेजेंटेशन पर निर्भर करती है। कि जो भी आपको नॉलेज है, हो सकता है कि आपको कम ही नॉलेज हो, लेकिन यदि आप में नॉलेज को प्रेजेंट करने की क्षमता जबरदस्त है, नॉलेज को प्रेजेंटेशन आप में जबरदस्त है, तो आप बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए, कि अपने नॉलेज को कैसे बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकें, इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसका आप निरंतर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करिए। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को निरंतर अभ्यास करना है, तब अच्छे अंक आ सकते हैं। तो तीसरा, P/Q प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का निरंतर अभ्यास आपको करना है। निरंतर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास करना।
मैंने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, निरंतर अभ्यास की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं एक दिन एक प्रश्न लिख लिया इसके बाद बंद कर दिया। कंटिन्यूअस इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपका नॉलेज निखर करके सामने आएगा। और नॉलेज कितना भी हो, लेकिन अगर आप में प्रेजेंटेशन की क्षमता नहीं है तो वो नॉलेज नॉलेज ही रह जाएगा। चौथी बात, चौथा एक और चीज ध्यान रखना है कि आपको ये सब ठीक ही है, आपका ये सब ठीक है, लेकिन किसी भी प्रश्न का आंसर लिखना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने उसका आंसर लिखा है। आंसर क्या लिखा है ये ज्यादा महत्व। इसका मतलब है कि प्रश्न की जो रिक्वायरमेंट है, प्रश्न की जो डिमांड है, उस डिमांड को आपने फुलफिल किया कि नहीं किया। आप लोग कोई भी प्रश्न जब उठाकर देखते होंगे तो आगे लिखा होगा व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, विवेचना कीजिए, आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, प्रकाश डालिए। इसका मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। तो हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, सही उत्तर कैसे लिखा जाए, ये भी आपकी मार्किंग, ये भी आप निर्भर करता है मार्क्स के लिए। तो सही उत्तर लिखा कैसे जाए, आंसर लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, सही उत्तर कैसे लिखा जाए, सही उत्तर कैसे लिखा जाए। क्योंकि अगर केवल लिखने से ही मार्क्स मिलता कि हमने आंसर लिख आया है, तो फिर हर अभ्यर्थी यूपीएससी देने वाला, हर अभ्यर्थी पीसीएस मेंस देने वाला, हर अभ्यर्थी आंसर तो लिखता ही होगा। तो अगर लिखने से नंबर मिल जाए तो फिर हर अभ्यर्थी को नंबर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि लिखने से नंबर नहीं मिलता है, सही लिखने से नंबर मिलता है। सही लिखना है, बेस्ट वे। आंसर लिखने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, किसी भी प्रश्न का आंसर लिखने का बेस्ट वे क्या हो सकता है। तो जब बेस्ट वे की बात करते हैं तो किसी भी प्रश्न के दो पार्ट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सेंस ऑफ क्वेश्चन और एक को हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन। प्रश्न का सेंस ही नहीं समझ रहे हैं, प्रश्न का सेंस पॉजिटिव है कि प्रश्न का सेंस निगेटिव है, हम प्रश्न का नेचर ही नहीं समझते कि टिप्पणी करो और व्याख्या करने में क्या अंतर है, आलोचना और विवेचना में क्या अंतर है, आलोचना और समीक्षा करने में क्या अंतर है। इसका मतलब है कि अगर प्रश्न पूछा समीक्षा करिए, उसका आंसर का प्रारूप अलग होगा। अगर क्वेश्चन पूछा आलोचना करिए, उसका आंसर का प्रारूप अलग होगा। अगर प्रश्न पूछा टिप्पणी करिए, उसका आंसर का प्रारूप अलग होगा। अगर प्रश्न पूछा व्याख्या करिए, उसका आंसर का प्रारूप अलग होगा। अगर क्वेश्चन पूछा विवेचना करिए, तो उसका आंसर का प्रारूप अलग होगा। का मतलब एक ही ढर्रे से आंसर लिखेंगे तो कैसे नंबर मिलेगा। इसका मतलब है हर प्रश्न का उत्तर लिखने का अलग क्राइटेरिया है, अलग उसका रिक्वायरमेंट है, अलग डिमांड है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर की सप्लाई नहीं करेंगे तो आपको नंबर कैसे मिलेगा। इसलिए लिखना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैंने आंसर लिखा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि सही उत्तर कैसे लिखा जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के छात्रों के पास कैपेबिलिटी नहीं है, हिंदी मीडियम के छात्रों में पढ़ने की क्षमता कमजोर है या उनकी समझदारी कम है, ऐसा नहीं है। कंटेंट कम है, सब्जेक्ट मैटर कम है, इसलिए रिजल्ट कम आ रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके पास है, नॉलेज भी है, पढ़ने की क्षमता भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, सब्जेक्ट मैटर भी है, कंटेंट भी मेरे पास है, लेकिन सही डायरेक्शन का अभाव है कि एक्चुअल दिशा निर्देश गलत है, सही डायरेक्शन का अभाव है। इसलिए डायरेक्शन सही होना चाहिए आंसर लिखने का, तब आपको सही उत्तर लिखेंगे तो सही नंबर मिलेगा।
इसका मतलब आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलता, बल्कि सही उत्तर लिखने से नंबर मिलता है। जब मैं सही उत्तर, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर की बात करते हैं, वहां दो मुद्दों की बात करते हैं। प्रश्न, जब कोई भी प्रश्न आपके सामने रखा जाता है, कोई भी प्रश्न आपके सामने रखा जाता है, तो उस प्रश्न के दो पार्ट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है, मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिखा, यूपीएससी ने पूछा है कि भारतीय संविधान, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान उधार का बोरा है, भारतीय संविधान उधार का बोरा है, समीक्षा कीजिए। समीक्षा कीजिए। भारतीय संविधान उधार का बोरा है, समीक्षा कीजिए। मान लीजिए कि यह प्रश्न आपके सामने यूपीएससी ने रखा। अब इस प्रश्न का आपको आंसर लिखना है। कभी भी आप लोगों को आंसर लिखते, ऐसा नहीं कि प्रश्न पाया नहीं कि आंसर शुरू। आपने क्वेश्चन देखा, आंसर शुरू कर दिया आपने ना, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, क्योंकि इस प्रश्न के अंतर्गत दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान उधार का बोरा है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट समीक्षा करने के लिए है। इस प्रश्न के दो पार्ट आपको दिख रहा है, एक पार्ट फर्स्ट ये है, दूसरा पार्ट सेकंड आपका ये दिखाई दे रहा है। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सेंस ऑफ क्वेश्चन। इस वाले पार्ट को बोलेंगे सेंस ऑफ क्वेश्चन, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन। नेचर ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब आपके प्रश्न में दो पार्ट है, और दोनों पार्टों की दो 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 पार्ट जो हैं, उन दोनों पार्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये प्रश्न अगर आपके सामने है तो इस प्रश्न का सेंस क्या है। तो भारत का संविधान उधार का बोरा है, अपने देश के संविधान को उधार का बोरा कहना, यह सेंस निगेटिव है। इसका मतलब अगर इस प्रश्न का सेंस क्या है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का सेंस निगेटिव है। और नेचर क्या है, समीक्षा करने के लिए है। इसका मतलब नेचर है समीक्षा करना है, और सेंस है निगेटिव। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका आंसर बनेगा। निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अगर प्रश्न का सेंस पॉजिटिव होता और फिर समीक्षा करने के लिए आता, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव आंसर बनेगा। इसका मतलब ये आंसर का प्रारूप बनेगा, पहले आप बताइए कि भारतीय संविधान उधार का बोरा क्यों है। क्योंकि भारतीय संविधान का मैक्सिमम स्रोत 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत से ऐसे स्रोत हैं जो विश्व के अन्य देशों से उधार लिया गया है। भारतीय संविधान के बहुत सारे स्रोत जो आप लोग पढ़ते हैं, तो विश्व के अन्य देशों से हमने उधार ही लिया है। जैसे मान लीजिए मैं वित्त आयोग की बात किया, तो वित्त आयोग भारतीय संविधान का जो वित्त आयोग है उसका आदर्श कौन है, तो कॉमनवेल्थ ग्रांट कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब कॉमनवेल्थ ग्रांट कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के आदर्श पर हमने वित्त आयोग का गठन किया। हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया, हमने राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया, एकल नागरिकता का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया। इसका मतलब है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमने अमेरिका से लिया। तो भारतीय संविधान के बहुत सारे ऐसे रिसोर्स जो विश्व के अन्य देशों से लिया है, तो भारतीय संविधान को उधार का बोरा कहना कहीं से गलत नहीं है। ये आपका पहला पक्ष हुआ। फिर आप लोग पॉजिटिव बोलेंगे कि भारतीय संविधान को उधार का बोरा कहना एक शब्द में उचित नहीं है, कि भारतीय संविधान विकास की सतत प्रक्रिया का एक परिणाम है।
जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट तक दिखाई देता है। इसका मतलब विकास की सतत प्रक्रिया का एक परिणाम भी है भारतीय संविधान। ये इसका पॉजिटिव पक्ष, पक्ष हुआ, लेकिन है तो अंततः उधार का बोरा ही, है तो अंततः उधार का बोरा ही। ये आपका लास्ट लास्ट पक्ष होगा। इसका मतलब अगर ऐसे आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलने की गुंजाइश होगी, अन्यथा क्यों नंबर मिलेगा? क्या लिखने से नंबर मिलेगा? अगर लिखने से नंबर मिलता तो फिर मैंने कहा कि हर अभ्यर्थी लिखता है, नंबर तो मिलना चाहिए। ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं जो मेंस में ना लिखता हो, बिना लिखे तो कुछ आता नहीं होगा। तो लिखने से नंबर मिलता तो फिर सभी को नंबर मिलता। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि लिखने से नंबर नहीं मिलता, सही लिखने से नंबर मिलता है। लिखने का सही तरीका क्या हो, उससे नंबर मिलता है। तो आंसर लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, बेस्ट आंसर कैसे लिखा जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर कैसे लिखा जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो इसके लिए इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंफर्म हुआ? तो अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि पेपर 2 में हम लोग अच्छा नंबर 140 150 नंबर तो प्राप्त कर ही सकते हैं। और अगर इन तरीकों को नहीं अपनाते तो फिर प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस देने का एक खुशी जरूर होगा कि मैंने मेंस लिखा है, बाकी हमेशा के लिए खुशी नहीं मिलेगी कि हमको हमेशा के लिए फुर्सत मिल गई, हमेशा के लिए मेरा आ गया, अब मैं आईएएस बन गया, एस हो गया, ऐसा तो नहीं। इसीलिए अगर इन 4-5 बातों को आप लोग ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि पेपर 2 में बहुत अच्छा मार्क्स पाया जा सकता है। जो गैपिंग है उस गैप को कम किया जा सकता है, गैप को कम किया जा सकता है। ठीक है ना? दूसरी बात, मेरे द्वारा ये चारों चीजें तो मिलेगा ही मिलेगा। एक और चीज है, जैसे जो लोग मेरे यहां क्लास करेंगे उसके लिए मैंने कोर्स का जो ड्यूरेशन रखा है वो 31 दिसंबर 2025 तक के लिए मैंने कोर्स का ड्यूरेशन रख दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक अनलिमिटेड टाइम, जितने बार मन हो उतने बार आप कोर्स को देख सकते। नेक्स्ट चीजें जो मेरे द्वारा कराया जा रहा है कि जो भी आप लोगों को डाउट होगा कि ऑनलाइन क्लास में फेस टू फेस क्लास तो है नहीं कि ऑफलाइन जैसा होगा कि आपको बोथ साइड कम्युनिकेशन में कर दूं को आप तत्काल डाउट पूछ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए मैंने इसके लिए डाउट सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन रखा है, जो एवरी संडे को मैं डिसाइड करूंगा कितने बजे वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो डाउट क्लियरिंग करने के लिए अलग से एक दिन क्लास ही ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें केवल आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा। और एक चीज और क्या करने जा रहा हूं इस बार, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को और क्या प्रश्न बन सकता है इस पर भी क्लास के अंदर ही डिस्कशन किया जाएगा। और आप लोग आंसर लिख करके फिर भेजना है, और आंसर लिख करके जो आप भेजेंगे उसको चेक करके आप लोग और क्या अच्छा हो सकता सुधार, इसके लिए कुछ मेरी ओर से सुझाव होगा कि और अच्छा कैसे लिखा जाए, उसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते, क्या क्या सुधारात्मक प्रयास हो सकता है जिससे और रिच आंसर हो जाए, कि मेरी तरफ से आपको सुझाव के साथ आंसर मिल जाएगा। ये मैंने आप लोगों को अपना स्ट्रेटेजी बताया कि इस प्रकार का पढ़ाने का तरीका होगा। पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है ना, एक एक टॉपिक कंप्लीट होगा, समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़ करके कंप्लीट टॉपिक पढ़ाना है। चाहे पॉलिटी वाला पोर्शन हो, चाहे गवर्नेंस का हो, चाहे सोशल जस्टिस का हो, चाहे आईआर का हो। सोशल जस्टिस आईआर तो कंप्लीट करंट का टॉपिक है, कंप्लीट करंट का टॉपिक, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसको भी हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। नंबर कैसे मिलेगा, आप कैसे आंसर लिख पाएंगे? इसलिए कंसेप्चुअल भी क्लियरिटी होनी चाहिए आईआर की, आईआर की बेसिक समझ होनी चाहिए, एक बेसिक समझ सोशल जस्टिस की भी होनी चाहिए। लेकिन जोड़ना तो आपको करंट से ही लिखना पड़ेगा। और मैं मैक्सिमम देखता हूं कि आपको समसामयिक घटनाओं से जोड़ करके नहीं पढ़ाया जाता है,
या समसामयिक घटनाओं के बारे में कैसे पढ़ा जाए इसकी भी जानकारी नहीं होती है। वन लाइनर की तरह पढ़ाया जाता है कि अच्छा ये है। कि वन लाइनर जानकारी आपके पास होगी भी तो कौन सा फर्क पड़ने जा रहा है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। समसामयिक घटनाओं की भी समझ होनी चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। ये सारा चीज सब्जेक्ट के साथ ही होता है, ठीक है। तो ये सारा चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है जो मेरे साथ होगा, ठीक है। अब मैंने अपना स्ट्रेटजी बताया है कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कैसे अच्छा नंबर मिलेगा, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा सिलेबस मैंने बता ही दिया आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या है। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सिलेबस में आप लोग पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर, ये पेपर 2 का सिलेबस है। ये यूपीएससी का भी सिलेबस है, यूपीपीसीएस का भी सिलेबस है। हाँ, बीपीएससी में आईआर तो है, सोशल जस्टिस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, हालांकि ये गवर्नेंस से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटिक्स तो है सिलेबस, तो लगभग एक कॉमन सिलेबस सभी राज्यों में है। लेकिन यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस यूपीपीसीएस का भी सिलेबस है। ऐसे नहीं कि बीपीएससी वाला अगर क्लास कोई कर लिया तो कोई अजीर्ण कर देगा, क्या बताएं ये क्लास अनावश्यक होगा, ऐसा नहीं है। वहां भी सिलेबस यही है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा कम एनालिसिस, कहीं ज्यादा एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना। बाकी सिलेबस तो पॉलिटिक एक ही है, चाहे कोई भी राज्य का हो सिलेबस हो, चाहे यूपीएससी, सारा सिलेबस एक ही टाइप का। पॉलिटी कहलाएगा, सिलेबस तो वही होगा जो पढ़ाना है। दूसरी बात, इस सब्जेक्ट की एक खास बात है कि इसको डिबेट टाइप में पढ़ना चाहिए। पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, ये एक ऐसा टॉपिक है इसको डिबेट टाइप में पढ़ना चाहिए। जैसे मैं डिबेट की जब बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कह दिया, किसी ने मान लीजिए किसी आलोचक ने कहा कि भारत का संविधान संप्रभु नहीं है। किसी आलोचक के द्वारा आलोचना किया गया कि भारत का संविधान संप्रभु नहीं है। अब भारत का संविधान संप्रभु क्यों नहीं है, भाई उसका आलोचक का अपना तर्क है कि भारतीय संविधान सभा के गठन का निर्णय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया। तो जिस संविधान सभा के गठन का निर्णय ब्रिटिश संसद के द्वारा लिया गया हो, यानी संविधान सभा के गठन का निर्णय ही ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो, तो संविधान सभा संप्रभु नहीं है। तो जो संविधान सभा संप्रभु नहीं है, उस संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान संप्रभु कैसे हो सकता है? ये आलोचकों का विचार है। अब आलोचक ने तो कह करके आलोचना कर दिया, अब ये आप लोगों के लिए डिबेट का विषय हो गया, कोई संप्रभु है कि नहीं है। क्योंकि एक तर्क के आधार पर मैं कैसे कह सकता हूं कि संप्रभु नहीं है। तो फिर हमारे देश में संविधान सभा का जो गठन किया गया, तो संविधान सभा के कई मेंबर भी थे, उन मेंबर का क्या ओपिनियन है, या अन्य देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस लेकर के हम लोग अपना तर्क देंगे कि भाई भारत का संविधान भी संप्रभु है। इसका मतलब है इसके पक्ष विपक्ष में हमको तर्क देना पड़ेगा। फिर कुछ आलोचकों ने यह भी आलोचना कर दिया कि भारत की संविधान सभा में किसी एक वर्ग का वर्चस्व था या किसी एक जाति का वर्चस्व था, जबकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर स्टेट है। और कुछ आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा में केवल एक धर्म का बहुतायत था, एक वर्ग का बहुतायत था, वर्चस्व था, एक जाति का वर्चस्व था, ऊंची जाति का, विशेष करके ब्राह्मण का, जबकि भारत में बहुत सारी जातियां हैं। फिर ये आलोचकों की आलोचना है। अब आपको इसका आंसर लिखना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जब बैठक हुई, उसमें किस जाति के लोग थे, किस धर्म के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे कि नहीं थे। इसका मतलब है कि पेपर 2 का जब भी अध्ययन करें किसी भी टॉपिक पर, चाहे पॉलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं, आईआर की बात कर रहा हूं,
उसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स, पक्ष और विपक्ष के आधार पर अगर आप लोग आंसर लिखते हैं डिबेट टाइप में, कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं डिबेट टाइप में, तो आंसर बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की ही बात आ रहा, तो भाई वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रहा है, तो पक्ष में तर्क होना चाहिए और विपक्ष में तर्क नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक सामान्य निष्कर्ष के दावे को प्रस्तुत करें, वो आंसर आपका सबसे बढ़िया माना जाएगा, वो आंसर सबसे बढ़िया माना जाएगा। कन्फर्म हुआ। चुनावी बांड की बात करो, भाई चुनावी बांड किस लिए आया? काले धन पर रोक लगाने के लिए, ब्लैक मनी की व्यवस्था, ब्लैक मनी को कमजोर करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ब्लैक मनी पर रोक लगा कि और ब्लैक मनी बढ़ रहा है? गोपनीयता के नाम पर ट्रांसपेरेंसी कमजोर हो रही है। किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसलिए संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती तो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित करता हो, समाप्त करता हो। अगर उस कानून से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, समाप्त करता हो, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट इलीगल घोषित करेगा, और घोषित भी कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों कानून को मैं रद्द कर रहा हूं, क्योंकि तीनों कानून से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसका मतलब ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर है तो इलेक्टोरल बॉन्ड में कहीं कोई समस्या आ रही? बात समझ, किसी भी टॉपिक को उठाइए कि पक्ष और विपक्ष के आधार पर सामान्य निष्कर्ष के दावे को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। इसका मतलब पेपर 2 को पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको डिबेट बेस पर पढ़िए। डिबेट जिस प्रकार डिबेट होता है, इसके पक्ष में कुछ तर्क दीजिए, कुछ विपक्ष में तर्क दीजिए, इसके बाद सामान्य निष्कर्ष के दावे को प्रेस करिए, तो आपका आंसर रिच माना जाएगा। और यह तभी हो सकता है जब आप में कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगा। सब अगर सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो फिर इसका अध्ययन करना आपके लिए मुश्किल। इसलिए पहला मैंने फोकस किया आप लोगों पर। मैं बड़ी फोर्सली बोल रहा हूं, मैं बड़े फोर्स के साथ बोल रहा हूं, इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर तभी प्राप्त करेंगे जब इस सब्जेक्ट की अवधारणात्मक समझ होगी। अगर अवधारणात्मक समझ नहीं है, अच्छे नंबर तो रट करके अच्छे नंबर पेपर 2 में तो नहीं प्राप्त कर सकते। पेपर 2 यदि आपका बहुत अच्छा हो गया, पेपर 2 बहुत अच्छा है, तो आपको पेपर 4 में जो इथिक्स का सिलेबस है तो बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगा। पॉलिटी बहुत अच्छा है आपका, गवर्नेंस सोशल जस्टिस में आपको लाभ मिलेगा। पॉलिटी अच्छा है तो आईआर में भी लाभ मिलता है। इसका मतलब ये इंटरकनेक्टेड सिलेबस है। इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान रखना कि पेपर 2 अच्छा है तो पेपर 4 भी अच्छा आपका हो जाएगा, ये कंफर्म है। सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखकर काम करना है। बिल्कुल ठीक है, समझ मेरी बात आ रहा होगा आप सभी लोगों को? ठीक है, तो ये सारा चीजों को आप लोगों को गौर से देखना है, ठीक है ना, ताकि कहीं कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए। तो आपका सिलेबस का नाम, सिलेबस का पहले तो मैं पॉलिटी ही देखता हूं। पॉलिटी को हिंदी में राज व्यवस्था कहा जाता है, तो हिंदी में हम राज व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था नहीं बोलेंगे, राज व्यवस्था। पॉलिटी को हिंदी में राज व्यवस्था कहा। इसका मतलब जब राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो राज्य की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब राज व्यवस्था को तोड़ते हैं तो राज्य की व्यवस्था। अब मैंने एक शब्द बोला राज्य की व्यवस्था, हो सकता आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, कौन से राज्य की बात कर रहे हैं?
यहीं पर बहुत सारे प्रॉब्लम। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? मतलब पॉलिटिकल स्टेट की बात यहां करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंटल स्टेट की बात करने जा रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट की बात करने जा रहे हैं कि पुलिस स्टेट की बात करने जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की बात करना है, साइबरनेटिंग स्टेट की बात कर। मतलब इसी राज्य में मैं आपको शायद छह राज्य बोल दिया, 6 टाइप। पॉलिटिकल स्टेट अलग है, गवर्नमेंटल स्टेट अलग है, वेलफेयर स्टेट की बात अलग होता है, पुलिस स्टेट अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट अलग है, साइबरनेटिंग स्टेट अलग है। राज्य की व्यवस्था, कौन से राज्य की, किस प्रकार के राज्य की? जैसे मैंने किस प्रकार की बात किया, तो इसका मतलब है कि कई प्रकार के राज्य भी हो सकते हैं, कई प्रकार के राज्य हो सकते हैं। मैंने आपको 6 प्रकार के राज्य की बात तो कर ही दिया। अभी और टाइप्स के राज्य हो सकते हैं। अभी तो मैंने एक भारत की बात किया, इस भारत में 6 टाइप के राज्य हो सकते हैं। इसका मतलब पुलिस स्टेट भी जानना जरूरी है, वेलफेयर स्टेट भी जानना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट भी जानना जरूरी है, साइबरनेटिक स्टेट भी जानना जरूरी है, गवर्नमेंटल स्टेट तो जानना जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेट। राज्य की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब किसी भी राज्य की जब व्यवस्था की बात करते हैं, अक्सर आप लोग सुने होंगे, जैसे मान लीजिए कहीं आप लोग मेला गए, तो मेले में अलाउंस होता है शांति व्यवस्था बनाए रखे, शांति व्यवस्था बनाए रखे। आजकल जब भी हम लोग बात करते हैं, अपोजिशन वाला बात करता है, किसी भी राज्य का अपोजिशन वाले से पूछेगा तो कहता है ना, इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था। व्यक्ति यही बात बोलता, लैंड ऑर्डर ठीक नहीं है। का मतलब किसी भी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कोई न कोई रूल एंड रेगुलेशन का होना आवश्यक है, और उस रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म, एक मशीनरी का होना भी आवश्यक। क्योंकि बिना मैकेनिज्म के, बिना मशीनरी के रूल एंड रेगुलेशन कैसे काम करे? वो रूल बनाएगा कौन? वो कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसकी व्याख्या कौन करेगा? एक कोई ना कोई मैकेनिज्म तो चाहिए ना। तो राज्य व्यवस्था का मतलब किसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए 2 तत्वों का होना आवश्यक है। राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए 2 तत्वों का होना आवश्यक है। एक तो उसका कोई न कोई रूल एंड रेगुलेशन होगा, रूल एंड रेगुलेशन होगा, और उस रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए कोई न कोई मैकेनिज्म का होना आवश्यक है। कोई न कोई मैकेनिज्म चाहिए, कोई न कोई मैकेनिज्म का होना आवश्यक। किसी भी राज्य की व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन का होना आवश्यक है, और उस रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म का होना भी आवश्यक। इसी रूल एंड रेगुलेशन को, इसी रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग संविधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान। और इसी मैकेनिज्म को शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है।
शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपके सिलेबस का नाम है पॉलिटी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, या राज व्यवस्था, संविधान एवं शासन व्यवस्था। ये आपके सिलेबस का नाम है। इस सिलेबस का कंप्लीट नाम पॉलिटी ही नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस में पॉलिटी, संविधान एवं शासन व्यवस्था एक्चुअल सिलेबस का नाम है। कंप्लीट सिलेबस का नाम इस प्रकार कन्फर्म हुआ। अब आप लोग बराबर कहते हैं कि हमारे देश में किसका शासन है, तो आप लोग कहते हैं देश में विधि का शासन है। देश में शासन किसका है? विधि का। और वो सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। तो मतलब देश में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देश में संविधान की सर्वोच्चता है, विधि की देश में शासन किसका? विधि का है। सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में। इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का तर्क आया कि देश में विधि का शासन है और देश में विधि का शासन है। देश सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। तो विधि के शासन के अनुसार शासन चल रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया कि देश के शासन एवं प्रशासन का संचालन विधि के शासन के अनुसार चलाया जा रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। ध्यान रखिएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का कस्टोडियन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का कस्टोडियन कहा गया है, क्योंकि देश का शासन संविधान के अनुसार चलाया जा रहा कि नहीं, विधि के शासन के अनुसार चलाया जा रहा कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। कंफर्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ही बताता है कि देश का शासन विधि के अनुसार चल रहा है। इस सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो किसी भी राज्य की व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कोई न कोई रूल एंड रेगुलेशन का होना आवश्यक है, और उस रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म का होना आवश्यक है। उसी रूल एंड रेगुलेशन को संविधान कहते हैं और इसी मैकेनिज्म को शासन व्यवस्था कहते हैं। इसलिए आप लोगों का कंप्लीट जो सिलेबस बना, राज व्यवस्था, संविधान एवं शासन व्यवस्था, ये आप लोग कंप्लीट पाठ्यक्रम का नाम है। कंप्लीट पाठ्यक्रम इसी रूप में जाना जाता है। केवल पॉलिटी ना बोला जाए, राज व्यवस्था, संविधान एवं शासन व्यवस्था, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, ये आपका सिलेबस माना। इसी सिलेबस को हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने आपको सिलेबस से परिचय करा कि एक्चुअल सिलेबस का नाम क्या है। सिलेबस का नाम इस प्रकार रखा गया। कंफर्म हुआ। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। इसका मतलब अब देश में शासन किसका है? तो देश में विधि का शासन है। देश में विधि का शासन है, कानून का शासन है, और देश का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है। अगर कोई आपसे पूछता कि देश में शासन किसका है, देश में विधि का शासन और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। इसका मतलब संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है। तो संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति भारत के संविधान का संरक्षक है, गार्जियन है। लेकिन अगर गार्जियन भी संविधान से ऊपर उठने का प्रयास करेगा, तो आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट मोशन लगा करके भारत के राष्ट्रपति को हटाने की बाकायदे व्यवस्था कर दी गई। क्या सिद्ध करता है? संविधान से ऊपर संविधान का गार्जियन नहीं। हमारे यहां संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कि मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, संविधान से ऊपर होने का प्रयास करेगा,
अनुच्छेद 124 सब क्लाज 1 में देखा जाए, युक्ति 24 में देखिए, रिमूवल मोशन लगा करके संसद को हटाने का अधिकार है न्यायपालिका के सदस्य जजों को हटाने का अधिकार। अगर संसद सोचे कि मैं विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था कोई भी कानून बना सकता हूं, आप लोग जानते संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो संसद ने कानून बनाया उस संविधान के अनुसार है कि नहीं। और बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस वरन भारती में, उस संविधान के संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति को मर्यादित करने का प्रयास किया है। मतलब अनलिमिटेड पावर मेरे यहां किसी, इसका देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देश में संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान से ऊपर भारत में कोई, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है और हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है और कहते हैं कि जिस देश में विधि का शासन होता है, जिस देश में विधि का शासन होता है, उस देश के संविधान को संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद, इसका मतलब भारत में संविधान ही नहीं है, भारत में संविधानवाद भी है। संविधानवाद एक विचारधारा है जो सरकार की स्वेच्छाचारिता पर, सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम करती है। इसका मतलब हमारे भारत में कोई भी निरंकुश नहीं है, सब पर अंकुश लगाने का काम संविधान में बताया गया है। कोई भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता, कोई भी तानाशाह नहीं हो सकता है। उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने की व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो जिस देश में विधि का शासन होता है, उस देश के संविधान को संविधानवाद कहा जाता है। तो भारत में संविधान ही नहीं है, बल्कि भारत में संविधानवाद भी है। सरकार की स्वेच्छाचारिता पर, सरकार की निरंकुशता पर, सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाने की व्यवस्था भारत के संविधान में किया गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत में संविधान ही नहीं, बल्कि भारत में संविधानवाद भी है। दोनों चीजें हमारे भारत में दिखाई। इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कल से आज तो मैं इतना ही रखूंगा क्लास, लेकिन जब क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को आज मैंने कम रखा है, ये स्ट्रेटेजी बताना था। कल से हम लोग बाकायदे क्लास शुरू करने जा रहे हैं और अभी 4-5 दिन में डेमो क्लास चला रहा हूं कि जिसको देखना हो देख सकता है। संतुष्ट होने के बाद आपको आगे की प्रोसेस पूरा करना। और अगर आप कहीं से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं तो ये क्लास यूट्यूब में भी डालने जा रहा हूं, आज ये क्लास यूट्यूब में भी डलेगा। अगर आप कहीं और यूट्यूब में, कहीं सोशल मीडिया के साइट्स पे कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज अंतर है कि नहीं, क्वालिटी में 20 है कि नहीं है। क्योंकि बिना क्वालिटी के अगर पढ़ाया जाता है तो फीस भले कम लगता हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। फीस तो कम रखा, क्वालिटी अच्छी। फीस कम करके क्वालिटी गिरा देना ये अच्छी बात नहीं है, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसलिए सतही नॉलेज रखने से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक सब्जेक्ट की डेप्थ में पकड़ नहीं होगा। सब्जेक्ट की डेप्थ होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न आए, कैसा भी प्रश्न आए, आपको बताने में, उत्तर देने में आप सक्षम रहो। यही मेरा उद्देश्य है कि आपको उत्तर कैसे लिखना है सही, यहां तक पहुंचाना है। और जिस दिन ये आप में क्षमता आ गई, सही आंसर लिखने की क्षमता आप में डेवलप हो गई, वो स्किल आ गया, वो हुनर आप में आ गया, वो कैपेबिलिटी आपने विकसित कर लिया, तो आपके सिलेक्शन को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बाकी खूब नॉलेज रखो, खूब इंफॉर्मेटिव रहो, लेकिन आप में अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, आप अपने नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अगर ये क्षमता नहीं रहेगी, आप अपने जानकारी को अपने पास तक ही रख सकते, सिलेक्शन से वंचित हो।
इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप ये मत सोचो कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तैयारी करने के लिए कोचिंग नहीं करना चाहिए। कुछ उद्देश्य तो आपका एक ही है, सिलेक्शन लेना। हमें केवल सिलेक्शन लेना है, वही मेरा परम लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए आपको सोचना है कि हमारे उस लक्ष्य की परिपूर्ति कैसे हो, और उस लक्ष्य की परिपूर्ति किसके माध्यम से हो सकती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति यही बोलता है कि मैं आपके लक्ष्य की परिपूर्ति करा दूंगा, लेकिन लक्ष्य की परिपूर्ति होती नहीं है। आपको यह भी एनालिसिस करना चाहिए कि मुझे किसके माध्यम से, किसके द्वारा मेरे लक्ष्य की परिपूर्ति हो सकती है, वही मेरे लिए बेस्ट है, वही मेरे लिए बेस्ट है। कंफर्म हुआ? तो थोड़ा सा अपने बेस्ट को सोचो, संस्थान के या टीचर के बेस्ट को मत सोचो, अपने बेस्ट को सोचो कि मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूं, हम अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सर्वोत्तम बना सकते हैं, उस दिशा में आपको काम करना। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक है। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये डेमो क्लास 4-5 दिन का है, कल भी करिएगा, ठीक है ना। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, बहुत सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।